वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 7 अगस्त 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ के लास्ट मंथ की जो मैगजीन है वो टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल भी दी थी, लेकिन आज मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ ताकि अगर किसी ने मिस किया है तो उसे वहाँ से जाके एक्सेस कर सकता है। वो आपके रिविज़न के लिए हेल्पफुल साबित होगा। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो भारत एयर फाइबर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपके पास उससे संबंधित 3 क्वेश्चंस या 3 स्टेटमेंट हैं। जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये जो सर्विसेज हैं इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है बीएसएनएल के द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये जो इनिशिएटिव है भारत एयर फाइबर ये स्पेशल है और डिफरेंट है अदर ऑपरेटर्स की तुलना में, बिकॉज जो बीएसएनएल है वो अनलिमिटेड फ्री वॉइस कॉलिंग प्रोवाइड करवा रहा है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि ये कंप्लीटली वायरलेस सर्विस है जो कि 10 Mbps तक की ब्रॉडबैंड ऑफर जो स्पीड है वो ऑफर करता है 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक जहां भी ये स्टैब्लिश किया जाएगा। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है और कौन सा गलत है। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा है तो अपना जवाब भी सोच ही लिया होगा। यहां पर वैसे तो देखकर लग रहा है कि 3 के तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऐसा कुछ गलत लग नहीं रहा है। बट यहां पर आप समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपना आंसर एक तरीके से एलिमिनेट कर पाएंगे। 2 स्टेटमेंट 2 और 3 यहां पर करेक्ट हैं। पहला इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि बीएसएनएल एक वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है पब्लिक सेक्टर की। इन दैट केस वो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत कोई प्रोग्राम लॉन्च क्यों करेगी या कोई सर्विस लॉन्च क्यों करेगी, तो ये काफ़ी अनयूजुअल होगा। आप इस आधार पे ये गेस कर सकते थे कि जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत होगा। तो सी आपका सही जवाब निकल के आएगा। इसे बीएसएनएल के द्वारा ही डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की फील्ड में बीएसएनएल भी वर्क कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इनॉग्रेट किया भारत एयर फाइबर सर्विस अकोला में, महाराष्ट्र में। ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। 20 किलोमीटर तक की रेंज होगी इनकी बीएसएनएल लोकेशन से, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी स्पीड गिरती जाएगी। ये काफ़ी सस्ता होगा बाकी ऑपरेटर्स की तुलना में, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव के बारे में बताना है। हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में देखा गया है। आपसे पूछा गया है कि इसे किसने लॉन्च किया है, ये इनिशिएटिव किसका है। आपके पास ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, यूनिसेफ इंडिया, वर्ल्ड फेडरेशन अगेंस्ट ड्रग्स या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बताइए क्या है सही जवाब। अगर आपने इस टॉपिक पर थोड़ी बहुत पढ़ाई करी हुई है तो आप अपना जवाब सोच चुके होंगे। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए बात करते हैं। देखिए, एजुकेशन फॉर जस्टिस, बात एजुकेशन की हो रही है, लेकिन ऑप्शंस में जो बातें मैक्सिमम मिल रही हैं वो हेल्थ की मिल रही हैं। यूनिसेफ इंडिया, यहाँ पर केवल बच्चों की बात हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आप इसे इससे जोड़ सकते हैं, बट ये गलत है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपके हेल्थ से एसोसिएटेड हैं, तो संभावना ज़्यादा है कि कोई हेल्थ से एसोसिएटेड इशू हो। सही जवाब आपका ए है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। तो यहाँ पर एजुकेशन का मुद्दा क्या है। एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव में ये कहा जा रहा है कि हम एजुकेशन के जरिए लोगों को ये बता सकते हैं कि कैसे उन्हें क्राइम को प्रिवेंट करना चाहिए और ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है उसे टैकल करना चाहिए। क्राइम को प्रिवेंट करके जो लॉलेसनेस है उसके कल्चर को लेकर लोगों को एजुकेट करने का ये इनिशिएटिव है। इसे E4J के नाम से भी जाना जाता है, आप इसे E4J बोल लीजिए। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो सोर्स सिंक डायनेमिक्स के बारे में है। ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है जिसे इकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। किस प्रकार से जो हैबिटेट की क्वालिटी होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करती है। इस मॉडल में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो हैबिटेट के 2 पैचेस ऑक्यूपाई करता है, ऐसा आपको पहले ही बता दिया गया है। अब आपको इसके बारे में 2 स्टेटमेंट देखने हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि सिंक जो होता है वो हाई क्वालिटी हैबिटेट होता है जहां पर जो पॉपुलेशन होती है वो अपनी ग्रोथ को अवेल करती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। और जो दूसरा होता है वो है सोर्स। सोर्स बहुत ही लो क्वालिटी हैबिटेट होता है जो कि अपने आप में पॉपुलेशन को सपोर्ट करने की क्षमता नहीं रखता। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। हो सकता है ये सोर्स सिंक डायनेमिक्स आपके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट लगे, लेकिन ये न्यूज़ में है तो जानते रहिए आप और अपना जवाब बताइए। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो चलिए देखते हैं। सही जवाब वैसे इसका डी है, नीदर 1 नॉर 2। अब इसमें गलत क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। एक्चुअली में इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। जो सिंक होता है वो बहुत ही लो क्वालिटी हैबिटेट होता है, जबकि जो सोर्स होता है वो हाई क्वालिटी हैबिटेट होता है।
अब देखिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ इसके बारे में। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म का मतलब किसी भी जीव से आप ले सकते हैं, वो छोटा या बड़ा हो सकता है। टाइगर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो टाइगर होता है वो एक जगह पे अपना सोर्स अवेल करता है, जहां पर वो उसका ओरिजिनल होम होता है, जहां पे वो रहता है। आप उसे टाइगर रिजर्व कह लीजिए। एक टाइगर रिजर्व में टाइगर रह रहा है, वो उसका सोर्स है। तो जो टाइगर होता है उसके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन उस टाइगर रिजर्व में होंगी, तो वो उसका सोर्स है, वहां पर वो मैक्सिमम अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज अवेल कर पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर टाइगर्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो ये टाइगर्स इस टाइगर रिजर्व से निकल के आसपास के रीजन्स में जाने लगेंगे, और इसे कहा जाएगा सिंक। तो सिंक में ठीक है, यहां पर अगर प्रेशर ज्यादा है तो यहां आ जाएं, लेकिन ये हैबिटेट उनके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। आप इसे टाइगर रिजर्व के बाहर बफर जोन कह लीजिए, तो ये भी ठीक है, बट उतना बेहतर तो नहीं होगा जितना ये सोर्स होगा। तो ये अंतर है सोर्स और सिंक में। ये बीच वाला सोर्स है और ये बाहर वाला सिंक है, तो सोर्स उनके लिए ज्यादा बेहतर है कंपैरिजन टू सिंक। यही बात यहां पे बताई गई है इस थ्योरेटिकल मॉडल में। अब यहां पर देखिए वही बातें यहां पे एक्सप्लेन की गई हैं जो मैंने आपको अभी तक बताई। लास्ट की 2 लाइन जो मैंने नहीं बताई वो बता देता हूं। टाइगर जो होते हैं, टाइगर के बारे में यहां पर स्पेसिफिकली बात की जा रही है, उनका जो पॉपुलेशन है वो सोर्स सिंक रेशियो में 60-40 का है। मतलब वो 60% अपने सोर्स में पाए जाते हैं टाइगर रिजर्व में, और 40% वो आपको सिंक में मिलेंगे। 33% जो टाइगर पॉपुलेशन इंडिया की है वो लार्जली अपने सोर्स से बाहर रहती है, जैसे कि टाइगर रिजर्व के बाहर रहती है। 17 जो टाइगर रिजर्व है 50 में से, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव कर चुके हैं। मतलब मैंने आपको ये बताया कि जब वहां पर मैक्सिमम नंबर्स हो जाएंगे तो टाइगर सोर्स छोड़ के सिंक में जाने लगेंगे। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप बफर जोन बनाइए टाइगर रिजर्व के बाहर, जहां पे वो टाइगर जाके सेफ रह सकें और उनके लिए वो हैबिटेट कंपैरेटिवली बेहतर हो। यही तो सोल्यूशन है ना। जो अगला प्रश्न है वो सर क्रीक के बारे में है। आपके सामने 2 स्टेटमेंट यहां पर रखे गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो सर क्रीक है वो अरेबियन सी में फ्लो करता है। ये राजस्थान की लोकेशन को, एक लोकेशन को, छोटी सी लोकेशन को पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से सेपरेट करता है, अलग करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि एक टाइडल एस्चुरी है जो कि अनइनहैबिटेड मार्शलैंड है, मतलब वहां पे कोई रहता वहता नहीं है, और ये इंडस रिवर डेल्टा में पड़ता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है? पॉइंट टू बी नोटेड, यू हैव बीन आस्क्ड इनकरेक्ट, गलत कौन सा है? अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो, वैसे जनरल सा क्वेश्चन है, अगर आप सर क्रीक के बारे में थोड़ा बहुत ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो समझ गए होंगे कि गलती कहां पर हुई है। गलती एक्चुअली में यहाँ राजस्थान में हुई है। ये एक्चुअली में गुजरात के कुछ हिस्से को पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से अलग करता है, ना कि राजस्थान के। यद्यपि दोनों सटे हुए हैं, बट फिर भी जो मेजर लोकेशन है वो गुजरात की है। तो ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और अगर ये इनकरेक्ट है तो यही आपका जवाब है, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ही तो पूछा गया है ना। सर क्रीक हाल फिलहाल में न्यूज में था क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने एक नया पॉलिटिकल मैप तैयार किया है। अब देखिए हाल फिलहाल में इंडिया के पड़ोसी देशों में नया पॉलिटिकल मैप तैयार करने का ट्रेंड शुरू हो गया है। तो मैं तो कहूंगा कि भारत को भी एक नया पॉलिटिकल मैप तैयार कर ही लेना चाहिए, जिसमें उन्हें पाकिस्तान, नेपाल और चाइना पूरा कवर कर लेना चाहिए, और फिर उसे यूएन में भेज देना चाहिए कि आप इसे अप्रूव कर दीजिए। खैर ये तो एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। अगर आप आईआर के पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो मेरा ये स्टेटमेंट आप डिबेट कर सकते हैं। खैर, पाकिस्तान ने जो अपना ये मैप तैयार किया है, इसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसे पाकिस्तानी टेरिटरी में दिखाया है, और इसमें जो जूनागढ़ पहले का हुआ करता था गुजरात में, और सर क्रीक की लोकेशन, उसे भी पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर दिखा दिया है। खैर ठीक है, खुद ही से मैप तैयार करना है तो कुछ भी दिखा लो। सर क्रीक जो है वो टाइडल एस्चुरी है। रसेल वाइपर और स्कॉर्पियंस यहाँ पे पाए जाते हैं, काफ़ी खतरनाक है। वाइपर काफ़ी जहरीला सांप होता है, स्कॉर्पियंस बिच्छू तो खतरनाक होते ही हैं। इस वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आती है, सोल्जर्स को काफ़ी डिफिकल्टी होती है। विंटर सीजन में यहाँ पे फ्लैमिंगोज भी आया करती हैं, जो कि एक माइग्रेटरी बर्ड है। कुछ अदर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो अगला प्रश्न है वो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है, जिसके जरिए हम इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का प्रयास करते हैं पूरे देश में, या उद्देश्य इसका यही है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत वर्क करेगा। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है और कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए बात करते हैं। देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क की बात की गई है, तो वैक्सीन की बात है तो ये तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी कि हाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आ जाएगी। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो आपको ऐसा लग सकता है कि नेशनल साइंस एंड टेक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है, बट ये गलत है। ये पहला वाला तो सही है। अब देखिए इसमें है क्या, ये गलत क्यों है? क्योंकि इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। ये एक्चुअली में है क्या, ये एक प्रकार का डेटाबेस होता है जहां पर आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वैक्सीन के स्टॉक की, और वो कहां पर कितना है स्टोरेज में, ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इससे इम्यूनाइजेशन में हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी। राइट नाउ जो EVIN है ये 32 स्टेट्स एंड यूटीज में
पहुंच चुका है। अब ये मत कहिएगा कि सर 32 स्टेट्स कब बन गए भारत में, ये स्टेट और यूटी मिलाकर बता रहे हैं, ठीक है। बाकी स्टेट्स एंड यूटी जो बचे हुए हैं वहाँ पे ये जल्दी पहुँच जाएगा। अब ये न्यूज़ में इसलिए था कि अप्रैल 2020 के बाद से, जब से ये कोविड-19 का पेंडेमिक फैला हुआ है, जो मटेरियल सप्लाई है कोविड-19 के लिए, उसको लगभग कई सारे राज्यों में EVIN एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है 8 इंडियन स्टेट्स में, ठीक है। जो अगला प्रश्न है वो लेबनान के बारे में है। ये वेस्टर्न एशिया में पड़ने वाला एक देश है। आपसे पूछा गया है कि ये किससे किससे अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ऑप्शंस हैं इजिप्ट एंड इजराइल, टर्की एंड सऊदी अरेबिया, इजराइल एंड सीरिया, जॉर्डन एंड इराक। अगर आप मैप में पिक्चराइज कर पा रहे हो इसे तो आपने जवाब भी सोच ही लिया होगा। सही जवाब इसका ए है, इजिप्ट और इजराइल। मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये लेबनान है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लेबनान है। नॉर्थ में सीरिया मिलेगा, साउथ में इजराइल मिलेगा, वेस्ट में साइप्रस मिलेगा, बट ये एक आइलैंड है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो बैरेट है, एक विस्फोट, काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ। कारण ये बताया गया कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट अनसेफ तरीके से रखा गया था, बट शंका जो है वो टेररिस्ट अटैक की भी है। जो अगला क्वेश्चन है वो आरहुस कन्वेंशन के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जितनी भी रेटिफाइंग कंट्रीज़ हैं वो यूरोप और सेंट्रल एशिया से हैं इस कन्वेंशन की। और दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि पब्लिक राइट ग्रांट करता है सभी लोगों को कि वो गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस या फिर लोकल, नेशनल, ट्रांस बाउंड्री इन्वॉल्वमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। ये उनका राइट है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है इस कन्वेंशन के बारे में। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो सी इसका सही जवाब है। दो के दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया ने अपना ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जारी किया, जिस पर इन्वायरमेंटलिस्ट असंतुष्ट हैं। इसी वजह से ये कन्वेंशन न्यूज़ में आया है। यूनिसेफ कन्वेंशन ऑन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सेस टू जस्टिस इन इन्वायरमेंटल मैटर्स, ये पूरा नाम है। आप इसे पॉपुलरली आरहुस कन्वेंशन कह सकते हैं। 30 अक्टूबर 2001 को ये फोर्स में आया। 1998 में डेनमार्क की सिटी आरहुस में इसे साइन किया गया था। 47 पार्टीज़ हैं, ये सभी की सभी यूरोप और सेंट्रल एशिया से ही हैं। बाकी बातें जो हमने डिस्कस की वो सही हैं। जो अगला प्रश्न है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक थेंजवाल गोल्फ रिजॉर्ट अभी इनॉग्रेट किया स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत। किस स्टेट में किया गया है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन हैं उड़ीसा, मिजोरम, मणिपुर और छत्तीसगढ़। बताइए क्या सही जवाब है। सही जवाब इसका बी है, मिजोरम में इसे इनॉग्रेट किया गया है। स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत कई तरीके के सर्किट डेवलप किए जा रहे हैं ताकि आप एक बार किसी एक थीम पर अगर टूरिज्म करने निकले हैं तो आप कई सारी साइट्स को ईजिली एक्सेस कर सकें। तो जो नॉर्थ ईस्ट सर्किट है वहाँ पर इसे डेवलप किया गया है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट विजिट करने जा रहे हैं तो इस तरीके से आपको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी कि आप सभी स्टेट्स को या जितने स्टेट्स आप घूमना चाहते हैं आसानी से एक्सेस कर पाएँ और घूम पाएँ, ठीक है। जो अगला प्रश्न है वो मैपिंग के ऊपर है। वेस्टर्न घाट के ऊपर प्रश्न आज पूछा जाना था। पहला स्टेटमेंट यह है कि वेस्टर्न घाट हिमालयाज से ज़्यादा पुराने हैं और 6 इंडियन स्टेट्स में फैले हुए हैं। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वेस्टर्न घाट से वो ज़्यादा तेज हैं, फास्ट मूविंग हैं, बिकॉज उनकी दूरी काफ़ी कम होती है और जो उन्हें ग्रेडियंट मिलता है, ढाल मिलता है, वो काफ़ी स्टीपर मिलता है, तीखा मिलता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो सही हैं। वैसे आपने हिमालयाज के बारे में ये तो पढ़ा ही होगा कि ये कंपैरेटिवली काफ़ी नए हैं, ठीक है, और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट ये तो पुराने हैं ही। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में ये स्ट्रेच करता है। यूनेस्को के हिसाब से वेस्टर्न घाट हिमालय से ज़्यादा पुराने हैं और कंटिन्यूस रेंज है। मैप में देखिए काफ़ी कंटिन्यूस आपको मिलेगा। ईस्टर्न घाट काफ़ी फ्रेगमेंटेड है, टूटा हुआ है। यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती हैं, वो हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। और भी नदियाँ यहाँ से फ्लो करती हैं जैसे कि पेरियार, भारतपुझा, नेत्रावती, सारावती, मांडोवी, ठीक है। जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट में वो अनाईमुडी है और ये दुनिया के जो 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स हैं उनमें से एक भी है। जो अगला प्रश्न है वो भी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के ऊपर है। आपसे पूछा गया है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट एक जगह पे आके मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। नीलगिरी हिल्स में, जावादी हिल्स में, सतमाला हिल्स में या नल्लामाला हिल्स में। बताइए क्या है आपका सही जवाब। अगर आपने जवाब सोच लिया हो तो सही जवाब ए है, नीलगिरी हिल्स में ये आकर मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पर वेस्टर्न घाट आपको दिख रहा है और ये ईस्टर्न घाट है। यहाँ पर आपको गैप थोड़ा सा जरूर दिख रहा है मैप में, बट ये एक्सटेंड होता है और एक्सटेंड होकर यहाँ पर आकर दोनों मिलते हैं और यहीं पर आपको नीलगिरी मिलेगा। कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली IIS पे, डेडिकेटेड प्रेजेंस प्रोग्राम, PSIR सोशियोलॉजी ऑप्शन, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जल्दी ही अवेलेबल होगी। कल के मैपिंग के पार्ट में आपको जितने भी माउंटेन रेंजेस या माउंटेन्स हैं इंडिया में सब तैयार रखिएगा। हम कोई भी प्रश्न आपसे पूछेंगे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।